हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज भी आप देख सकते हैं एकदम फ्री। और अब तो आपके लिए आ गई हैं बुक्स और ई बुक्स जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करने वाली हैं। कैसे? क्योंकि उनमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स और ढेर सारे एमसीक्यूज, वो भी बहुत 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 महत्वपूर्ण, जो कि आपको प्रतियोगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 4 को शुरू कर दिया है। पार्ट 4 का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन रहता है एक, विकल्प रहते हैं 4 और आपको रहना होता है चौकन्ना। क्योंकि 4 विकल्प हैं तो भाई चौकन्ना तो रहना पड़ेगा, सही जवाब भी चूज करना पड़ेगा। तो चले प्रश्न की ओर। तैयार है आप लोग? ओके, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, विचार परक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? का है फीचर लेखन, खा है स्तंभ लेखन, गा है आलेख लेखन या फिर घा रिपोर्ट लेखन। बताइए, विचार परक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? प्रीवियस वीडियो आपने देखा है? यदि देखा है तो उत्तर जरूर दे पाएंगे, यदि नहीं देखा है तो चलिए मैं ही बता देती हूं। उत्तर है आलेख लेखन ही विचार परक लेखन का प्रमुख रूप होता है। याद रखना। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? उल्टा पिरामिड शैली, जो कि समाचार हो, चाहे टेलीविजन के समाचार हो, रेडियो समाचार हो, हर एक में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उल्टा पिरामिड शैली। इसका प्रयोग कब शुरू हुआ? का 18वीं सदी में, खा 19वीं सदी में, गा 20वीं सदी में या फिर घा 21वीं सदी में। कब हुआ? इसकी शुरुआत, मतलब इसका जो प्रारंभ है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग हुआ था 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ है और अब तक की ये सबसे टॉप वाली शैली है, जिसमें क्या होता है बता सकते हैं आप? हाँ, सबसे प्रमुख खबर को सबसे ऊपर, उसके बाद इस तरह से चलता जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? जो समाचार पत्र का संपादन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? का प्रकाशक, खा संवाददाता, गा फीचर लेखक या घा संपादक। उन्हें कहा जाता है संपादक। सिंपल सी बात है, पूछा ही है कि समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? एडिटिंग करने वाले को एडिटर कहते हैं, तो एडिटर को हिंदी में संपादक कहते हैं। याद रखना। अगला, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? जो हर एक पत्रकार के लिए लिख सकते हैं और उनका जो भी लिखा हुआ लेख है वो कुछ धनराशि उनको प्रोवाइड की जाती है समाचार पत्रों के द्वारा, तो उनको क्या कहते हैं? जो किसी भी समाचार पत्र के लिए अपने लेख दे देते हैं और कुछ राशि ले लेते हैं। का है फ्रीलांसर, खा है अल्पकालिक पत्रकार, गा है अंशकालिक पत्रकार या घा संपादक। तो उनको कहा जाता है फ्रीलांसर, जो कि कुछ विशेष, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक अखबार के साथ बंध गए हैं या कोई उन्होंने डील साइन कर ली है, वो किसी भी पत्रकार के लिए लिख सकते हैं बशर्ते कि उन्हें अपनी धनराशि प्राप्त हो जाए। फ्रीलांसर। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों में छपने वाले फीचर में लगभग कितने शब्द होने चाहिए? जो समाचार पत्र में छपते हैं फीचर, उसमें कितने शब्द होने चाहिए? का 500 से 5000 शब्द, खा 250 से 2000 शब्द, गा 100 से 500 शब्द या घा 550 से 5000 शब्द। कितने शब्द होने चाहिए? तो उसमें होने चाहिए 250 से 2000 शब्द, उनकी शब्द सीमा रहती है। तो समाचार पत्र में छपने वाले जो फीचर हैं वो बड़े ही होते हैं। ठीक है। अगला, इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? समाचार पत्र की आवाज किसे कहते हैं? का फीचर, खा संपादक के नाम पत्र या गा संपादकीय या फिर घा स्तंभ लेखन।
प्रश्न को ध्यान से सुना करो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो और उसके अर्थ को समझोगे तो अपने आप आपको सही जवाब समझ में आ जाएगा। क्या है प्रश्न? इनमें समाचार पत्र की आवाज, समाचार पत्र की आवाज किसे कहा माना जाता है बताओ? क्या फीचर को माना जाएगा? नहीं। ओके, संपादक के नाम पत्र को माना जाएगा, समाचार पत्र की आवाज, या फिर संपादकीय को माना जाएगा, या स्तंभ लेखन तो एक विशेष प्रकार की स्पेस दी जाती है ना, जो लेखक होते हैं उनको खास तौर से एक जगह दी जाती है जिसमें वो उनका अपना लेख लिखते हैं। तो संपादकीय ही समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। याद रखना, संपादकीय अर्थात विभिन्न जो संपादक रहते हैं उनके अपने अपने विचारों को, जो कुछ खास या मुख्य या प्रमुख बातें रहती हैं उनको लिखा जाता है, तो वो समाचार पत्र की आवाज कहा जाता है उसे। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न है, समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है? अभी अभी हमने चर्चा की थी, किसी को याद है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। का है सीधा पिरामिड शैली, खा है उल्टा पिरामिड शैली, गा है व्याख्या शैली, या फिर घा विवेचनात्मक शैली। तो सबसे जो श्रेष्ठ शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। सबसे प्रमुख खबर पहले, फिर उसके बाद एंड होता चला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के लिए कितने ककार आवश्यक हैं? ककार, प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप तुरंत कह दोगे मैडम ये वाला आंसर सही है। कौन सा वाला आंसर सही है? कितने ककार होते हैं? 6 ककार। क्या, कौन, कब, कैसे, कहां, क्यों। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जानी चाहिए? जो इंट्रो रहता है उसमें कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखनी चाहिए? क्योंकि समाचार में तो 6 होते हैं, लेकिन इंट्रो में कितने ककारों को यूज करना चाहिए? का है 3 या 4, खा है 1 या 2, गा है 2 या 3, या फिर घा 4 या 5। बोलो। तो इंट्रो में होते हैं 3 या 4। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं और जो आंकड़े होते हैं, उनकी गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। का विवेचनात्मक रिपोर्ट, खा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, गा खोजी रिपोर्ट, या घा इन डेप्थ रिपोर्ट। तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन करी जाती है, उसको कहा जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट। मतलब गहराई दिया है ना यहाँ पर, गहरी छानबीन, तो डेप्थ मतलब गहराई, तो बिल्कुल आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला है, फीचर की कौन सी विशेषता है? फीचर की कौन सी विशेषता है? का सृजनात्मक, खा सुव्यवस्थित, गा आत्मनिष्ठ, घा उपर्युक्त। तीनों। तो फीचर की कौन सी विशेषता है? फीचर की विशेषताएं ये तीनों हैं। फीचर सृजनात्मक भी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित भी होनी चाहिए और आत्मनिष्ठ भी होनी चाहिए। अगला, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? हाँ, तो इसके जो ऑप्शंस हैं, संपादक के नाम पत्र से, खा संपादकीय से, गा फीचर से, या घा साक्षात्कार से। सही जवाब है साक्षात्कार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। वह क्या कहलाता है? प्रश्न बड़ा है तो एक बार और सुन लो आप। लिखा है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। वह क्या कहलाता है जिसके माध्यम से वो अपने श्रोताओं और पाठकों तक समाचार पहुंचाते हैं? का संपादकीय, खा फीचर, गा स्तंभ, या घा पत्रकारीय लेखन। तो उसे कहा जाता है स्तंभ। ठीक है, जो कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार रहते हैं, जो लेखन में भी कुशल
हासिल किए रहते हैं तो वो स्तंभ के माध्यम से पहुंचाते हैं। अगला है फीचर लेखन की शैली होती है कौन सी? का निश्चित, खा अनिश्चित, गा सुनिश्चित या घा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फीचर लेखन की शैली होती है सुनिश्चित। हाँ, उसकी शैली में ऐसा नहीं कि एकदम सुव्यवस्थित होती है, ऐसे ही कुछ भी उठाकर नहीं लिख देते हैं, बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुनिश्चित तरीके की शैली होती है। शैली मतलब समझते हो ना, तरीका, स्टाइल। अगला प्रश्न है पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? का संपादकीय, खा समाचार, गा आलेख, घा उपरोक्त सभी। तो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आते हैं उपरोक्त सभी। अगला है किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? याद है किसी को? हमने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा की थी प्रीवियस वीडियो में कि जो नियमित रूप से संस्था से जुड़े रहते हैं, नियमित रूप से वेतन प्राप्त करते हैं, उनको कहा जाता है, देखते हैं ऑप्शंस के बाद आपको याद आता है नहीं। का पूर्णकालिक पत्रकार, खा अंशकालिक पत्रकार, गा स्वतंत्र पत्रकार या फिर घा उपरोक्त सभी। तो जो नियमित रूप से जुड़े रहते हैं संस्था से और वेतन प्राप्त करते हैं उनको कहा जाता है पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है। अगला है निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? जो निश्चित कुछ समय सीमा या कुछ निश्चय मानदेय, मतलब जो भी क्या देना है, कितना उनको देना है समाचार पत्र में या क्या क्या लेख उनको प्रस्तुत करना है, तो उनको कुछ निश्चित मतलब कंफर्म रहता है कि आपको इतना करना है। ठीक है, तो क्या उनको कहा जाता है पूर्णकालिक पत्रकार? नहीं भैया, पूर्णकालिक तो अभी अभी हमने देखा था। ओके, तो दूसरा है अंशकालिक पत्रकार, हो सकता है यही जवाब हो, और है गा स्वतंत्र पत्रकार या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा खा अंशकालिक पत्रकार। अगला है जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं? का पूर्णकालिक पत्रकार, खा अंशकालिक पत्रकार, गा स्वतंत्र पत्रकार या फिर घा उपरोक्त सभी। वो कहलाते हैं अंशकालिक पत्रकार। अगला प्रश्न है समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? उल्टा पिरामिड शैली जो कि सबसे विशिष्ट और सबसे श्रेष्ठ शैली मानी जाती है, उसका विकास कब हुआ? का है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, खा है अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या घा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उसका जो विकास है वो हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? का पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, खा है पत्रकारों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, गा है संवाददाताओं की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य या फिर घा उपरोक्त सभी। तो समाचारों की प्राथमिकता का आधार होता है पत्रकारों की रुचियां, दृष्टिकोण और उनके मूल्य। ठीक है, यही उनका आधार होता है क्योंकि उनका एक पाठक वर्ग बन जाता है तो उनकी रुचियों का उन्हें ख्याल रखना होता है। अगला है पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? का फीचर लेखन, खा स्तंभ लेखन, गा समाचार लेखन या घा आलेख लेखन। तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप होता है फीचर लेखन। अगला है कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं? का क्या, कौन, कब और कहां, खा क्यों, क्या, कौन और कब, गा कौन, कैसे, कब और क्या या फिर घा उपरोक्त सभी। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं? का है क्या, कौन, कब और कहां, या फिर क्यों, क्या, कौन और कब। इसमें कौन नहीं है, ठीक है, कौन, कैसे, कब और क्या, इसमें कहां नहीं है, इसमें भी कहां नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, क्यों, क्या, कौन और कब। कहां की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे चले। अगला प्रश्न है कौन से ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं? प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, उसके बाद ही आपको उत्तर टिक करना है। प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे कौन से ककार हैं? ककार तो समझ गए ना, समाचार पत्रों में प्रमुख 6 ककारों का यूज किया जाता है।
कौन से ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं? का है क्यों और कब, खा है कैसे और कहां, गा है क्यों और कैसे, या फिर घा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक जो है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां क्या नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है। समझ में आया? उत्तर यही है कि क्योंकि यहां क्या नहीं है। यदि यहां होता कहीं क्या तो वो विवरणात्मक में आ सकता था, लेकिन क्या तो है ही नहीं, इसलिए वो नहीं आया है। अगला प्रश्न है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, क्रिएटिव, मतलब एकदम बहुत अच्छे तरीके से, साथ ही साथ आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? का फीचर लेखन, खा स्तंभ लेखन, गा आलेख लेखन, या घा रिपोर्ट लेखन। जो सुव्यवस्थित होता है, सृजनात्मक होता है और आत्मनिष्ठ होता है उसे कहते हैं स्तंभ लेखन। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है? जो भी मतलब किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई घटनाएं रहती हैं, मुद्दे रहते हैं, समस्याएं रहती हैं, उनका सूक्ष्म मतलब बारीकी से जो विश्लेषण किया जाता है और पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? का है सार्वजनिक रिपोर्ट, खा है व्यक्तिगत रिपोर्ट, गा है विशेष रिपोर्ट, या फिर घा उपरोक्त सभी। तो उसे कहा जाता है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सार्वजनिक, व्यक्तिगत और विशेष रिपोर्ट तीनों में आती है। अगला प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए जो कि हर एक व्यक्ति समझ सके? तो कैसी भाषा होना चाहिए? का सरल, खा सहज, गा आम बोलचाल और घा उपरोक्त सभी। तो विशेष रिपोर्ट की जो भाषा है वो सहज होनी चाहिए, सहजता से समझ में आ पाए सबको, यही इसकी खासियत होती है। अगला प्रश्न है, संपादकीय लिखने का दायित्व किन का होता है? संपादकीय लिखने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व किसका होता है? का प्रकाशकों का, खा संवाददाताओं का, या फिर गा संपादक और उनके सहयोगियों का, या फिर घ उपरोक्त सभी। संपादकीय लिखने का दायित्व होता है संपादक और उनके सहयोगियों का। ठीक है, जिसको समाचार पत्र की आवाज कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये रहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करती हूं कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाएं या आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएं या कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सोच विचार करके उनके उत्तर सही देकर आओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ, हम हैं आपके लिए इसी तरह से सहायता के लिए। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है 100% फ्री। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी हैं जिनमें MCQs, PYQs और सैंपल पेपर्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाली है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।